मैं बुलाना चाहूँगा आज के हमारे मुख्य मेहमान डॉक्टर अशोक भाटिया को कि वो आए और हमें अपनी रचना प्रक्रिया के बारे में, वो लिखते कैसे हैं, वो लिखते क्यों हैं और उनके लिखने के पीछे जो उद्देश्य है और वो पाठकों से क्या उम्मीद करते हैं कि उनके पढ़ने के बाद क्या बदलाव हो। डॉक्टर अशोक भाटिया जी। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग द्वारा आयोजित अपने लेखक से मिलिए कार्यक्रम में इस सेमिनार हॉल में उपस्थित हिंदी विभाग के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर सुभाष चंद्र जी और इधर बैठे पंजाबी विभाग के अध्यक्ष और मेरे विद्यार्थी रहे डॉक्टर कुलदीप सिंह जी, विभाग के अन्य साथी और मेरे सामने बैठे मेरे पिछली शताब्दी से चल रहे मेरे दोस्त और मेरे भाई पूर्व प्राचार्य डॉक्टर ओम प्रकाश करुणेश, प्रिय शोधार्थियों, विद्यार्थियों, पहले तो आप बिल्कुल आराम से बैठें। तनाव मुक्त होकर बैठेंगे तो छोटी छोटी बातें भी आपके मन तक जाएंगी और मकसद यह है कि वो बातें आप तक पहुंचे। कोई भाषण या कोई वक्तव्य अपना मकसद नहीं है। हम छोटी छोटी बातें साझा करेंगे और उनमें से अगर कुछ अस्पष्ट रह जाए या कुछ छूट जाए तो बाद में आप सवाल ज़रूर पूछना, क्योंकि किसी भी गोष्ठी का बिना संवाद के, बिना सवाल उठाए, बिना प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए कोई मकसद नहीं होता। मंच पर जो वक्ता होता है, जो बोल रहा होता है, उसकी भी सीमाएं होती हैं और उसको भी सीखना होता है। हम निरंतर सीखते हैं। ये जो सेमिनार हॉल है, डॉक्टर ओम प्रकाश सामने बैठे, हम एमफिल में यहाँ 79-80 में रहे और मैं समझ सकता हूँ कि वो कितने उमंग और जोश और सपनों से भरे हुए दिन होते हैं। और जब पाँव ज़मीन पर पड़ते नहीं हैं, चाहे हम कितनी भी दिक्कतों में क्यों ना हों। आप भी कई दिक्कतों में होंगे, आपको अच्छे नंबर भी लाने हैं, आपको साहित्य की जानकारी भी चाहिए, आपके सामने बेरोज़गारी भी मुँह बाए खड़ी होगी सामने, और देश के जो हालात हैं, जहाँ देखो वहीं बेरोज़गारी की दर बढ़ती जा रही है, वो आपको चिंतित भी करती होगी। लेकिन इन सब के बीच, इन सब कांटों में से ही अपनी एक शाखा को निकाल कर पार पहुंचाना होता है। सबके जीवन में कुछ कम और कुछ ज़्यादा ये दिक्कतें, परेशानियां होती हैं, लेकिन इनको एक तरफ रखकर अपनी राह हमें बनानी ही होती है। लेखक से मिलिए की बात है तो लेखक क्या होता है दरअसल? हो सकता है आप सोचते हो लेखक तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, लेखक तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, फिर लेखक डॉक्टर नगेंद्र थे, डॉक्टर विजेंद्र स्नातक थे। लेखक तो बहुत बड़ी चीज़ होता है। हम जैसे सीधे साधे लोग लेखक कैसे हो सकते हैं? एक तो ये छवि आपके मन में, कुछ विद्यार्थियों के मन में हो सकती है, और एक और छवि भी है। हो सकता है आप में से भी हमने पेपर चेक किए, उसमें भी हम कवि परिचय, लेखक परिचय पढ़ते थे। एक ज़रा सी झलक मैं आपको वो भी दे देता हूँ। आप कुछ विद्यार्थी क्या लिखते थे? कोई कवि आ जाए, उनका बना बनाया कवि परिचय होता था कि फलां कवि का जन्म एक बहुत गरीब घर में हुआ, पहली बात, और पैदा होते ही उनके माता पिता की मृत्यु हो गई, दूसरी बात, और फिर उन्होंने सारी की सारी शिक्षा घर पर ही प्राप्त की, ये तीसरी बात, और फिर उन्होंने जितनी भी भाषाओं के नाम आपको पता है, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, गुजराती, मराठी, सारी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया, ये अगली बात।
और फिर आपको जितनी भी विधाएं पता है, कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक के सारी विधाओं में उन्होंने लिखा। और अंतिम बात आप लिखते हैं कि छोटी सी उम्र में ही उनकी मृत्यु हो गई। एक ये छवि भी आपके सामने है। देखिए, मैं आपके सामने जरूर ये कहना चाहता हूं, जितना अनुभव है लेखन का और घूमने का, लेखक के लिए कोई ऑक्सीजन किसी चंद्रलोक से नहीं आती, वो आपके आसपास ही होता है। मैं भी यहीं का विद्यार्थी रहा हूं, और आप में से भी कुछ ऐसे कवि और लेखक अवश्य पैदा होंगे जो अपना नाम चमकाएंगे, जैसा मुझे पता लगा है। और जिस तरह की रचनाएं चुनकर आपने सामने रखी, उनसे ये पता लगता है कि आपकी नज़र कितनी पैनी है। इस उम्र में क्या राजनीति, क्या समाज, और तीखी से तीखी रचनाएं आपने चुनी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरे लिए एक अलग सा अनुभव है। और मैं अपनी बातें आपसे शुरू करता हूं कि मैं क्या लिखता हूं या मैंने क्या लिखा, वो तो आपके सामने आ गया, परिचय में, रचनाओं में आ गया। 3 चीज़ें ज़रूरी हैं रचना को लेकर: क्या, क्यों और कैसे। क्या तो हो गया, क्या लिखा, क्यों लिखा, अक्सर हम इस बात से बचते हैं, और ये इतना ज़रूरी है। सबसे पहले यही ज़रूरी है कि हम लिखते क्यों हैं, हमारा मकसद क्या है। जब हम लिखना शुरू करते हैं तो तब हमें मकसद अक्सर पता नहीं होता। सुभाष ने मुझे अभी फिर से एक रेखांकित की बात कि ज़रूर बताएं लेखक कैसे बने। सन 1972 की बात मुझे याद आती है। मैं बीए का विद्यार्थी था अम्बाला छावनी में, और माँ को मैंने कहा मुझे भूख लगी है। माँ कहती है पहले ये रोटी का डिब्बा दुकान पर दे आओ। मेरे पिताजी दुकानदार थे साधारण। मैं रोटी लेकर जा रहा था, रास्ते में एक व्यक्ति ट्रक से कुचला हुआ सड़क के किनारे पड़ा था, और वो व्यक्ति, उसकी चाय का खोखा था जो दिन रात खुला रहता था। देखकर मन में बड़ी जुगुप्सा सी हुई, मन बड़ा खराब हुआ। रोटी देकर घर आया तो माँ ने कहा ये रोटी तैयार है। मैं कहा मुझे भूख नहीं है। वो जो दृश्य है वो मन में घूमता रहा। 2 पंक्तियां लिखी, ये मेरी पहली पंक्तियां थी। वक्त एक ट्रक है, चालक जिसका शराबी है, ना जाने भीड़ में से किसे कब कुचल डाले। इसके अलावा कुछ नहीं पता था वहां। बीए के विद्यार्थी को भला क्या पता होता है। उन दिनों सरिता बड़ी प्रसिद्ध पत्रिका हुआ करती थी। आजकल और भी बहुत सारी पत्रिकाएं आ गई। सरिता में भेजी और महीने बाद वो छप कर आ भी गई। हम सरिता घर में मंगवाते थे। जब उसमें ये 2 पंक्तियां पढ़ी तो पता नहीं कितनी बार पढ़ी, मैं आपको बता नहीं सकता। 10 बार, 15 बार, 20 बार, और उन पंक्तियों से ज़्यादा अपना नाम पढ़ा। और ऐसा लगा कि मैं सचमुच में एक कुछ लेखक बन गया हूँ। और ऐसा भी लगा कि सब लोग जैसे मेरी ही कविता को पढ़ रहे होंगे। ये उस वक्त की मानसिकता है। और वो मैं सारी जहाँ जहाँ से गुजरा, मैं आपके सामने पूरी रील आपके सामने रखूँगा। और ऐसा होता है। फिर मन में आया कि भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है। देखिए, प्रकाशित होना एक बहुत बड़ी प्रेरणा है, और अगर कोई सचमुच में प्रेरित करे आपको लिखने के लिए तो ये और बड़ी प्रेरणा है। आपके विभाग अध्यक्ष डॉक्टर सुभाष जी यहाँ बैठे हैं। ये जिस सहजता और सजगता के साथ चल रहे हैं, और कई मोर्चे संभाले हुए हैं, 4-5 मोर्चे, ये अपने आप में बड़ा प्रशंसनीय है और इससे हमें प्रेरणा मिलती है। मैं करनाल में बैठा हुआ इस चीज़ से प्रेरित होता हूँ, सक्रिय होता हूँ कि हमें भी ऐसा काम करना चाहिए। तो प्रेरणा कहीं से मिल सकती है। तो वो पंक्तियाँ लिखी। अब फिर मन में ललक जगी, भैया ये तो बड़ी अच्छी बात है लिखना, लेकिन उद्देश्य थोड़ा पता था कि लिखने का उद्देश्य क्या है। अभी तो मैं अपने बारे में ही सोच रहा था कि लोग मेरे बारे में सोच रहे होंगे, जबकि लिखना वास्तव में व्यक्तिगत कार्य होते हुए भी शुद्ध सामाजिक कर्म है।
अगर वो सामाजिक कर्म नहीं है तो वो बेहतर लेखन नहीं है। आपने अभी फाइनल ईयर के विद्यार्थियों ने शायद पढ़ा हो, आचार्य मम्मट भारतीय काव्य शास्त्र में उन्होंने काव्य के प्रयोजन अपने समय में बड़ा अच्छा लिखा। काव्यम यश से अर्थ कृत्य व्यवहार विदेश शिवेतर क्षतय सद्य पुनर्वृत्तय कांता समितयोपदेश युजे 6 प्रयोजन बताए। अब इसमें पहले 3 देखें जरा आप। काव्यम यश से अर्थ कृत्य, काव्य का मतलब सारा साहित्य, कि यह यश के लिए और अर्थ यानी धन के लिए आता है, लिखा जाता है। अब यश और अर्थ दोनों व्यक्तिगत हैं, इसमें कहीं सामाजिकता नहीं है। इसलिए मैं आचार्य मम्मट के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए भी उनकी प्राथमिकताओं से सहमत नहीं हूं। लेखन व्यक्तिगत होकर भी सामाजिकता से शुरू होता है और सामाजिकता पर संपन्न होता है। लेखक बीच की एक कड़ी है, वो समाज से ही ग्रहण करेगा और समाज को ही देगा। यश और अर्थ अगर हैं तो उसके पीछे अपने आप चले आते हैं, अगर चले आते हैं तो, नहीं भी चले आते तो भी कोई बात नहीं। और लिखने का मतलब जो है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें बनती हैं, वो समय लगता है। हम कई बार, हम में जल्दबाजी होती है कि हम एक अच्छे लेखक बने, जल्दी जल्दी हमारा नाम भी हो जाए, तो नाम के लिए हम शुरू में लिखते हैं, लेकिन उद्देश्य हमें नहीं पता होता। धीरे धीरे पता लगता है कि रचना करने का मतलब क्या है। रचनाकार जब रचना करता है या उसकी प्रक्रिया में पड़ता है तो रचना करने से पहले वो अपने आप को रचता है। और अगर कोई रचनाकार अपने को नहीं रच रहा होता तो समझ लो कि उसमें अधूरापन है, और वो अधूरापन उसकी रचना में भी आएगा। इस बात को मैं थोड़ा और आपके सामने रखना चाहता हूं। एक कोई, आपने मान लीजिए लघु कथा लिखनी है, उस लघु कथा में कोई पात्र है, 1 या 2 पात्र हैं। वो पात्र क्या सोचते हैं, उन पात्रों का दूसरे पात्रों के प्रति क्या व्यवहार है, यह आप कैसे जानेंगे? 2 ही तरीके हैं। या तो आपका सामाजिक अनुभव इतना हो जाए कि आपने उन पात्रों को आप मिले हैं, उनको आप जानते हैं, उनके बीच में आप रहे हैं, उनके अच्छे और बुरे सबसे व्यवहार से आप परिचित हैं। या फिर दूसरा एक रूप है साहित्य। आप साहित्य पढ़ें। हम जीवन में कुछ सीमित व्यक्तियों से ही मिल पाते हैं, हमारी दिनचर्या ऐसी होती है, लेकिन हमारा साहित्य हमें संसार के किसी भी पात्र से मिलवा सकता है, जो आपने कभी देखा भी नहीं और शायद पता नहीं मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। तो साहित्य सारा संसार आपके सामने खोलता है। इसीलिए हम जब साहित्य पढ़ने की बात करते हैं तो सारे संसार का साहित्य पढ़ने की बात हम करते हैं। तो मैंने आपको एक छोटी सी अपनी शुरुआती कविता के बारे में बताया। फिर एमए तक आते आते एक आध बार मैंने किसी की कविता की नकल करके भी कविता लिखी थी, आपको सच बताते हैं। और उस उम्र में प्रभावित होना मुझे लगता है कि शायद स्वाभाविक भी था। लेकिन फिर जब लिखता है एक विद्यार्थी कह लो या नया नया युवा कवि, तो वो बड़े बड़े विषयों पर लिखेगा। जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, वक्त क्या है, सबसे बड़े बड़े भारी भरकम विषयों पर लिखेगा। कारण क्या है? क्योंकि छोटे विषयों पर लिखने की अभी उसकी सामर्थ्य विकसित होनी होती है, उधर उसकी दृष्टि जाती नहीं है। तो मैंने भी एक लिखी। मैं एमए का विद्यार्थी था, वो आपके सामने रखता हूँ। तो यहाँ से मेरी सोच बनना शुरू हुई। वो कविता थी, इंसान क्या है? दुनिया के पतीले में उबलता हुआ पानी जिसे वक्त की भट्टी सुखाती जा रही है। इंसान क्या है? दुनिया के पतीले में उबलता हुआ पानी जिसे वक्त की भट्टी सुखाती जा रही है। मेरा कहना मानो, संघर्षों का ढक्कन सिर पर रखो, दुनिया के पतीले में विचारों के उबाल से तूफान मचा दो। अब यहाँ से मुझे नहीं पता था कि ये जो है कुछ मेरी इस तरह की सोच बन रही है धीरे धीरे।
लेकिन बाद में पता लगा कुछ कुछ सोच बनती जा रही है। इसके बाद मैं हिंदू कॉलेज सोनीपत में लेक्चरर बना 1977 में, तो प्रगतिशील लेखक संघ के संपर्क में आया। सच मानिए, मेरी सोच के दरवाजे वहां से खुलने शुरू हुए। वहां से पता लगा कि जीवन में वैज्ञानिक चेतना और तर्कपूर्ण जो दृष्टिकोण है उसका क्या महत्व है। उससे पहले मैं छोटी छोटी चीज़ों में था, उलझा हुआ था, जहाँ जो घर से मिलती हैं, परिवार से मिलती हैं, पड़ोस से मिलती हैं, समाज से मिलती है, आदमी उसी में जीता है। लेकिन या तो किसी बेहतर संस्था के संपर्क में, किसी बेहतर आंदोलन के संपर्क में, या बेहतर साहित्य या बेहतर पत्रिकाओं के संपर्क में आते हैं तो आपकी सोच बहुत बड़ी बनती है। तो प्रगतिशील लेखक संघ में वहाँ ललित कार्तिकेय थे, और बाद में जब मैं करनाल में यहाँ सरकारी कॉलेज में आ गया तो यहाँ प्रगतिशील लेखक संघ की बैठक हुआ करती थी। और फिर मैं कुरुक्षेत्र के संपर्क में आया, तो कुरुक्षेत्र वास्तव में काफ़ी पहले से यहाँ सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियाँ होती रही हैं। आपने डॉक्टर ओम प्रकाश ग्रिवाल संस्थान का नाम सुना होगा। डॉक्टर ओम प्रकाश ग्रिवाल यहीं ऊपर अंग्रेजी विभाग के अध्यक्ष और प्रोफेसर थे, और बाद में इस आर्ट्स फैकल्टी के डीन भी हुए और हिंदी के प्रबुद्ध आलोचक रहे। तो उनसे हमने किस तरह से सीखा, क्या सीखा, वो मैं आपके सामने ज़रूर मैं रखूँगा। लेकिन अभी 2-3 बातें मैं क्यों लिखता हूँ इसके बारे में 1-2 बातें। और हम जब लिखते हैं तो धीरे धीरे ये पता लगता है कि हमारे समाज में क्या खोट है, क्या कमियां हैं, और क्या होना चाहिए हमारा समाज। कवि या लेखक स्वप्नदर्शी होता है, और स्वप्न में वो आदर्श ज़रूर उसके मन में आते हैं, और वो सपने जो उनको फिर वो खुली आंखों से भी देखता है। खुली आंखों से देखते हुए सपने जो हैं उनको वो पूरा करने के प्रयास करता है। उसमें प्रयास 2 तरह के हो सकते हैं। एक तो आप एक्टिविस्ट बनकर काम कीजिए, किसी आंदोलन से जुड़िए, लोगों के बीच में जाइए, उनसे बात कीजिए, बदलाव की एक रास्ता ये है। और एक है लिखना। तो लिखते हुए रचनाकार जो है वो वास्तव में एक प्रति संसार रचता है। एक तो संसार जो हमारे सामने है, और एक और संसार भी रचता है जो वो समझता है कि ये बेहतर चीज़ है। लेकिन बेहतर चीज़ समाज में कैसे आए, जब पहले समाज में इतने सारे खोट और गड़बड़ियां हैं। अभी आपने जो यहाँ समीक्षा भी देखी और कुछ रचनाएं भी मेरी यहाँ रखी, तो उसमें भी ये बात थी, और आप पढ़ते भी हैं ऐसी बात को, संसार में जो कुछ गलत है उसका विध्वंस होगा तभी तो नए की जगह मिलेगी। हमारे मस्तिष्क में जो चीज़ें भरी पड़ी हैं, जो कि तर्क से बिल्कुल परे हैं, हम उन्हीं को आंख बंद करके अपनाते जा रहे हैं। तो उनको कैसे हम उनको छोड़ें, और वो छोड़ेंगे तो फिर नई चीज़ें उसमें आएंगी, और उनको हमें सामने लाना ज़रूरी है। डॉक्टर रामविलास शर्मा बड़े आलोचक रहे। उन्होंने एक जगह लिखा, और ये हमेशा याद रहना चाहिए, कि जो लेखक है वो केवल समाज की इच्छा को ही पूरा नहीं करता, समाज की जो ज़रूरत है उसमें एक नई ज़रूरत भी पैदा करता है। उस नई ज़रूरत का नाम बेहतर साहित्य है। आपने मैथिलीशरण गुप्त भी कहीं पढ़ा होगा बीए में। उनकी एक पंक्ति है, केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। लेकिन वहाँ उन्होंने कहा केवल मनोरंजन ना, इसका मतलब मनोरंजन भी होना चाहिए। लेकिन आप ये ज़रूर देखें कि वो किस समय की कोटेशन है। मैथिलीशरण गुप्त का देहांत 1964 में हो गया था। उसके टेलीविज़न तो 70 के दशक में आया, तो वो हमें मनोरंजन दे रहा है। अब साहित्य मनोरंजन का साधन नहीं है। साहित्य हमारी चेतना को संपन्न बनाने का साधन है। साहित्य हमारी संवेदनाओं के विस्तार देने का साधन है। अब वो संवेदनाओं में विस्तार कैसे आए? आज का जो समय है, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं, दुनिया भर की संकीर्णताओं का और उन्माद का दौर है। कल जब इस समय को याद किया जाएगा तो इसके साथ उन्माद शब्द आएगा और धर्मांधता शब्द आएगा। तो ये जो दौर है इस तरह का दौर है, और ऐसे दौर में
आपको ना सिर्फ अपनी संवेदना को, लेखक को बचा कर रखना होता है, उसको अपने विवेक को भी बचाए रखना होता है। फिसलने के बड़े खतरे होते हैं। फिसल गया तो फिर दोबारा लौटना बड़ा मुश्किल, क्योंकि फिसलने का मतलब है कि ऊंची जगह से नीचे जाना, नीचे से फिर ऊपर उठकर आना बड़ा कठिन होता है। आप अक्सर सुनते होंगे कई बुद्धिजीवी भी इसी तरह की लाइन पर जाकर उनको लगता है कि बड़ा सुविधाजनक मार्ग है, लेकिन धार के विपरीत चलना और प्रगतिशील नजरिए में जाना, ये थोड़ा एक कठिन काम है। लेखक लिखता है समाज की बेहतरी के लिए, कुछ जोड़ता है, कुछ बचाता है। और सच मानिए, लेखक जब भी कलम उठाएगा अपनी संवेदना और विवेक को अधिक सक्रिय पाएगा। आपकी संवेदना उससे और बेहतर बनती है, आपका विवेक और बेहतर बनता है, आपकी सोच और धारदार बनती है। लेखक कभी समाज को नष्ट होते नहीं देखना चाहता, लेखक बेहतर समाज बनाना चाहता है। इसीलिए लेखक जो है उसमें आप अक्सर आक्रामकता नहीं पाएंगे, क्योंकि वो उसका जो आक्रोश है वो अलग चीज़ है, लेकिन वो हिंसक नहीं होगा। हमारी जो कलम है वो हिंसा को रोकती है, क्योंकि वो निर्माण की तरफ गई है। हिंसक रास्ता अलग है और निर्माण का रास्ता अलग है। अब आज आपके समाज में जहाँ हिंसा और जो हिंसा का समर्थन करते हैं, आप स्वयं देख लें कि वो किस चीज़ का समर्थन कर रहे हैं। वो साहित्य का, वो संवेदना का, वो मनुष्यता का, उसका समर्थन नहीं कर रहे, उसके विरोध में खड़े हैं। तो लोक व्यवहार ज्ञान की शिक्षा जो आचार्य मम्मट ने तीसरे स्थान पर कहा, वहाँ से हमारे साहित्य की यात्रा शुरू होती है, हमारे लेखन की, हमारे सोच की यात्रा शुरू होती है। अब देखिए, संवेदना के कई सारे अर्थ हैं, वो बाद में समझ में आते हैं। हम जिस पात्र को लेकर हम रचना लिख रहे हैं, उस पात्र को हम कितना जानते हैं, उस पात्र की पीड़ा को क्या हम महसूस करते हैं। संवेदना, जितनी पीड़ा में वो है, क्या हम उसे महसूस करते हैं। ये एक बड़ी चुनौतीपूर्ण बात है। हम जितनी अधिक इस संवेदना से इस प्रकार जुड़ पाएंगे पात्र से, उतना बेहतर हम लिख पाएंगे। एक मजदूर को लेकर एक रचनाकार अगर कोई एक रचना लिख रहा है, उसकी एक आदर्श स्थिति ये हो सकती है कि अगर उस मजदूर को भाषा का ज्ञान है, साहित्य का थोड़ा ज्ञान है, तो वो उस रचना को कैसे लिखेगा। वो एक आदर्श स्थिति है। तो रचनाकार के सामने चुनौती हमेशा रहती है, कितना आगे जा पाए, कहाँ तक जा पाए। अब मैं आपके सामने उदाहरण के रूप में बताता हूँ कि किस तरह से एक रचना बनती है। हालांकि अपनी रचना पर बात करने का अपना खतरा भी है कि कहीं अपनी रचना का प्रवक्ता न बन जाए। वस्तुपरकता, तटस्थता, प्रयास करूंगा कि मैं इससे बचा रहूं। एक लघु कथा है तीसरा चित्र। यहाँ कविताओं के उदाहरण दिए और आपने व्यंग्य लेख भी पढ़ा था, तो मैं लघु कथाओं से 2 उदाहरण आपको दूंगा, आप देखिएगा। बिल्कुल सरल, एक 2 3 कदम आपको मैं बताता हूँ। अब ये तीसरा चित्र लघु कथा कैसे बनी। सबसे पहले एक गली में एक छोटी सी बच्ची को मिट्टी के ढेर पर बैठकर मिट्टी से खेलते हुए देखा। उसके बिखरे हुए बाल ऐसे लटे और ऐसे सामने देखती है उसकी चमकीली आंखें, और कुछ मिट्टी के ढेले उसने जेब में भी भरे। अब ये सारा जो था, कल्पना की, सिर्फ इतना देखा ये। अब हम ये कहते हैं कि ये तो दृश्य था। रघुवीर सहाय क्या कहते हैं, उनका एक लेख है, बड़ा प्रसिद्ध लेख है, यथार्थ यथास्थिति नहीं। जो हम देख रहे हैं वो दृश्य तो हमें लगेगा कि एक स्टैटिक है, स्थिर है, लेकिन वो पीछे चले आ रहे समय की वर्तमान स्थिति है और वो कहीं आगे भी जाएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि यथार्थ को समग्र दृष्टि से देखना, वो पहले कहाँ से चला आ रहा है और आज कहाँ है और आगे कहाँ जाने की उसकी संभावनाएं दिख रही हैं।
अब उस दृश्य को देखा मैंने, फिर सोचा ये बच्चा निम्न वर्ग का लगता है, पर इस पर तो रचना नहीं हो सकती, है तो है, फिर वो क्या करें। फिर मैंने सोचा कि वर्ग तो भाई 3 हैं समाज के। अब मैं आपके सामने ये बात कहना चाहता हूँ कि हम अक्सर समाज को किस नज़र से देखते हैं। ये हिंदू धर्म का है, ये मुस्लिम धर्म का है, ये सिख धर्म का, ये ईसाई धर्म का, ये फलां है फलां है, ये फलां जाति का, ये फलां जाति का, ये फलां जाति का। ये हमारे समाज में जो मोटे तौर पर सामने है, ये फलां क्षेत्र का है, ये फलां क्षेत्र का, ये फलां क्षेत्र का है। ये 3 तरह की संकीर्णताओं से हमारा दिमाग भर जाता है। रचनाकार जब तक इन तीनों चीजों से ऊपर नहीं उठेगा तब तक वो बेहतर रचना नहीं कर सकता। आपने जितना आज तक पढ़ा है या जितना आगे पढ़ोगे, आप देखेंगे किसी भी रचना में किसी भी जाति का झंडा, किसी भी धर्म का झंडा नहीं उठाया गया। किसी भी बेहतर रचना में कोई उन्माद नहीं है, किसी भी रचना में कोई इस तरह का आक्रोश नहीं है कि किसी दूसरे धर्म या जाति या क्षेत्र वाले को बिल्कुल तहस नहस कर दो, क्योंकि साहित्य का ये काम ही नहीं है। साहित्य का उद्देश्य ही तो फिर कोई दूसरा है ना, बनाना है, समझाना है, चेतना का विस्तार है। तो फिर इसकी बजाय हम क्या देखें, हम वर्ग के आधार पर देखें। ये कार्ल मार्क्स ने समझाया, वर्गीय चेतना, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग। वो किसी भी क्षेत्र का हो, किसी समाज का हो, किसी समय का हो, किसी देश का हो, किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, उसकी सोच लगभग, उसके सपने लगभग मिलते जुलते होंगे। कारण क्या है, जो निम्न वर्ग का व्यक्ति है भैया, वो तो रोजी रोटी में बीत जाता है। वो सब के सब दुकान पर मिलेंगे, वही मोटा चावल लेते हुए, वही नमक हल्दी लेते हुए, वही तेल लेते हुए, सब एक जैसे, और खाकर सो रहेंगे, और वही अपनी छोटे मोटे सुख दुख की बात करके, बच्चों के बारे में बात करके सो जाएंगे, सब एक जैसे हैं। ये वर्गीय चेतना कार्ल मार्क्स ने हमें समझाई। तो फिर मैंने सोचा मध्यम वर्ग का बच्चा कैसा होगा। फिर मैं सोचा एक उच्च वर्ग के बच्चे को भी ले जाए, तो 3 तो दृश्य बन गए, पर 3 दृश्यों से तो रचना नहीं बनती। रचनाकार कल्पना करता है, और कल्पना के बिना अच्छी रचना बनना बड़ा मुश्किल होता है। हूबहू भी हो सकती है, लेकिन उसको भी सुंदर ढंग से रखना होता है। आप देखिए कि अखबार पढ़ते हैं हम, अखबार, हिंदी का अखबार कोई पढ़े या अंग्रेजी का भी, उसकी पहला जो पैरा है, जिसको लीड पैरा कहते हैं, पत्रकारिता जिन्होंने किया वो या पढ़िए वो जानते होंगे, उसमें क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, 5 सवालों के जवाब किसी एक घटना को लेकर आपको मिल जाएंगे पहले लीड पैरा में। तो रिपोर्टिंग भी अपने आप में कला है, उसमें भी पता है कि कहाँ क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना। तो यहाँ तो फिर कल्पना करनी ही पड़ेगी ना। अब वो कल्पना में क्या करें, ये 3 की कल्पना होगी, लेकिन इससे रचना तो नहीं बनती। फिर और आगे चलें, आप देखिए कि कितने धैर्य की जरूरत है लिखना। आप तक बात पहुंच रही है मेरी कहीं? अब मैंने सोचा कि इन 3 दृश्यों को कैसे प्रस्तुत करें और क्यों करें प्रस्तुत। क्या हो गया था ना, क्यों और कैसे, इनको क्यों प्रस्तुत करें कि इनमें से कुछ वो निम्न वर्ग का बच्चा जहन में बैठ गया कि उसके बारे में कुछ विशेष बताना है। तो फिर ये सोचा कि तीनों ये चित्र हैं, ये एक पेंटर को ये पेंटिंग बना सकता है। तो फिर वो बनाकर फिर उसका क्या करें, उसको एक कथा सूत्र में पिरोना था। कथात्मकता चाहिए ना, क्योंकि पाठक को क्या चाहिए। विकास साल्याण जी ने मुझे कहा था, पाठक को लेखक से क्या अपेक्षा रहती है, इस पर भी बताना है। पाठक को कहानी चाहिए, लेकिन रोचक चाहिए, सरस चाहिए। इसलिए वो कहानी सच होकर भी सच से एक तरह से विचलन होती है, विचलन होता है उसमें। सच होगा लेकिन नए तरीके से कहा होगा। क्या आप मानते हैं कि प्रेमचंद ने जो कफन कहानी लिखी वो सचमुच में ऐसी हुई होगी? लगता तो नहीं, लेकिन यही तो प्रेमचंद की खूबी है। पढ़ते हुए लगता है कि यही सच है। नहीं तो किस गांव में ऐसे होता है कि कफन के लिए मांगने के लिए वो चला है, लेकिन वो संवेदनहीनता दिखाने के लिए उसने कल्पना भी की। तो कहाँ की कल्पना करेगा, इसी दुनिया की में से ही लाएगा कल्पना। तो कल्पना से फिर ये सोचा कि ऐसा करें कि एक कलाकार है,
और उसके पिता हैं जो बड़ा कलाकार है। तो उसमें दिखाया कि एक वृद्ध था और वो बड़ा कलाकार था, उसने अपने बच्चे को कुछ शिक्षा दी थी कला की, और जब वो बहुत बीमार पड़ा तो उसने कहा कि आज तू मुझे अपने बच्चों पर ना 3 चित्र बनाकर दिखा बच्चों पर, तो मुझे पता लगे कि तू क्या जानता है। उसने 3 चित्र बनाए। अब 3 चित्र बनाकर ले जाना है, अब 3 चित्र कैसे बनाए जाए, उनमें क्या दिखाया जाए, यही मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं बात। हम जो कुछ भी देखते हैं उसको हम एक खास दृश्य देख लिया, हमने एक खास नज़र से देख लिया, लेकिन वो दृश्य जब आप उसका वर्णन करें तो ऐसा लगे कि यहाँ का भी दृश्य है, किसी पड़ोस का भी दृश्य है, वहाँ का भी दृश्य है, सबका दृश्य हुआ है। यानी विशेषीकृत ना होकर, स्पेसिफाइड ना होकर उसको सामान्यकृत कर देना कि वो सबका सच हो। जैसे निम्न वर्ग की मैंने बात कही कि निम्न वर्ग का जो बच्चा है इसी तरह खेलेगा, मिट्टी में बिखरे हुए बाल होंगे, गंदे बाल होंगे और किसी की परवाह नहीं होगी, उसमें बाल मनोविज्ञान भी आ जाएगा और निम्न वर्ग का बच्चा भी आ जाएगा। अब मध्य वर्ग के बच्चे में क्या दिखाया जाए कि जिसमें लगे कि यही उसका सबसे बड़ा सच है। आप देखें कि इतनी सी लौकिकता है, लेकिन उसके लिए कितना सोचना पड़ता है कि माता पिता का हाथ पकड़कर खड़ा बच्चा अपने मन का अपना परिचय खुद दे रहा है। मध्य वर्ग में बच्चे बहुत ज़्यादा संरक्षित होते हैं, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी, हम हर वक्त उनको ये ना करे वो ना करे, हर वक्त उसके साथ लगे रहेंगे। फिर उच्च वर्ग का बच्चा कैसे दिखाया उसमें कि बिना पत्तों का पेड़ है और बच्चा नौकर की गोद में है, ऐसा दिखाया। ये तो सब दिखा दिए, लेकिन फिर सवाल यह है कि इसकी चरम परिणति क्या हो कि जो पाठक पर असर करे, जिसको पंच लाइन हम कहते हैं। तो तीनों चित्र देखे पिता ने, पहला चित्र देखा, बताया कि ये अच्छा दिखाया, विश्लेषण किया। फिर मध्य वर्ग का चित्र दिखाया उसने, उसका विश्लेषण किया। आप देखें उच्च वर्ग से शुरू किया उसने, फिर मध्य वर्ग पर आया, 2 चित्र देखिए तो फिर उसने आगे बढ़ाया। और पिताजी यह तीसरा चित्र, तो बंद कर दिया, यह तीसरा चित्र, तो उन्होंने चित्र देखा तो देखते रह गए, और फिर बाद में उनका वर्णन करने के बाद वो बोले कि भैया ये बताओ, ये अब कल्पना है कि पहले 2 चित्र तुमने गीले रंगों से बनाए हैं, इस चित्र को काली पेंसिल से क्यों बनाया? बेटा जवाब देता है, और यही उसकी चरम परिणति है रचना की, कि पिताजी इसकी बारी आई तो सब रंग खत्म हो चुके थे। ये रचना है। अब ये जो रचना है, इसके बाद व्यक्ति रुकता है, पढ़ने के बाद रुकता है, उसकी संवेदनाएं जागती हैं। पढ़ना डूबना है। अगर रचनाकार डूबा है तो पढ़ने वाला भी डूबेगा। रचनाकार में संवेदना है, तो जब वो लिखेगा उसकी संवेदना वहां आएगी, वो रुक नहीं सकती, और पढ़ने वाले पर उस संवेदना का असर पड़ेगा। तो ये जो चीजें हैं ये रचनाकार को बनाती हैं। अब रचनाकार जब इसको रचेगा तो वो खुद रचा जाता है। ये मनुष्यता का निर्माण है एक तरह से, बड़ी सीधी सी बात है। और वो छोटी छोटी बातें तिरोहित होने लगती हैं मन से, छोटी छोटी संकीर्णताएं खत्म होने लगती हैं धीरे धीरे, और फिर समाज की समझ बनने लगती है कि भैया समाज कहाँ है हमारा और हम कहाँ हैं। तो हमें उसके लिए क्या क्या करना चाहिए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप यहाँ जो मौजूद हैं या मैं आपके सामने जो मौजूद हूँ, हमने कहाँ कहाँ से ना जाने क्या क्या कितना सीखा है। हमने सिर्फ माता पिता से नहीं सीखा, भाई बहन से नहीं सीखा, हमने अपने पड़ोसियों से सीखा, हमने अपने दोस्तों से सीखा, दुश्मनों से सीखा, अपने रिश्तेदारों से सीखा, रेडियो से सीखा, टीवी से सीखा, सूरज, नदी, चांद, तारे सबसे सीखा। और जहां हमने सन्नाटे से सीखा, हमने अपनी परेशानियों से सीखा, हमने अपनी चुप्पी से सीखा, हमने अपनी बोली से सीखा।
सब चीज़ों ने हमें सिखाया, लेकिन ये सीखना अपने तक सीमित नहीं होना चाहिए और इसको वैज्ञानिक चेतना और तर्कपूर्ण दृष्टि से समाज को देखा जाना ज़रूरी है। हमारे एक मित्र ने कहा है, एक पंक्ति है, जिंदगी से तर्क गायब हो गया और जानवर से फर्क गायब हो गया। ये जो अंधविश्वास की बात कही थी, ये वैज्ञानिक चेतना के बिना हम वहाँ तक पहुँच नहीं सकते। हम बहुत सारी गुलामियाँ ढो रहे हैं हमारे घरों में, हमारे अलग अलग जगह। अब मैं थोड़ा सा और आगे आता हूँ। हम सारे लेखक लोग अपनी रचना लिखकर जगह जगह सुनाते हैं और उससे सीखते हैं। कोई लेखक अपने आप में कहे कि मैं बिल्कुल ऐसा सीख लिया, तो ये असंभव बात है। बड़ी से बड़ी रचना में आपको खामियां मिलेंगी। हर इंसान में खामियां हैं, तो वही तो लिखेगा, तो उसकी रचना में खामियां कैसे नहीं होंगी। प्रेमचंद का गोदान आपने पढ़ा होगा। गोदान के ऊपर भी ना जाने कितनी सारी बातें कही गई, उसमें कई घटनाएं ऐसी दोबारा से पढ़ें आप। रूपा और सोना की उम्र जो शुरू में है, बाद में उससे कम उम्र दिखा रखी, जबकि बाद में उम्र ज़्यादा दिखानी चाहिए। कितनी सारी चीज़ें उसमें हैं जो मूल रचना से कोई जुड़ी ही नहीं हुई है, जबकि उपन्यास में कहते हैं कि उसमें जो उपकथाएं होती हैं उसको समृद्ध करने वाली होती हैं। कुछ उपकथाएं समृद्ध कर रही हैं, दाता दिन माता दिन की कथा समृद्ध कर रही है, दुलारी सौहान समृद्ध कर रही है, राय साहब समृद्ध कर रहे हैं, लेकिन गोविंदी और खन्ना की घटना उससे कहाँ जुड़ी है, बिल्कुल अलग है। मेहता और मालती कहाँ जुड़े हैं, पूरे उपन्यास में कहीं भी नहीं जुड़े। फिर भी हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास इसलिए है कि अपनी संवेदना और अपनी सच को बयान करने की जो कला है, वो उसमें कमाल की कला है। जब हम शुरू में लिखते हैं, हम बड़ी बड़ी भारी भरकम भाषा लिखते हैं। बाद में पता लगता है कि भाषा तो विचारों के पीछे, भावों के पीछे चलने वाली है, बाद वाली है, पहली वाली नहीं है। अब आप प्रेमचंद का सेवा सदन पढ़ लीजिए और फिर बाद में गोदान पढ़ लीजिए, आपको भाषा का अंतर पता लग जाएगा। अब इससे सरल भाषा क्या होगी। गोदान की शुरुआत की जो पंक्ति है, होरी राम ने अपने दोनों बैलों को सानी पानी देकर अपनी स्त्री धनिया से कहा, गोबर को ऊख गोड़ने भेज देना, जरा मेरी लाठी दे दे, मैं न जाने कब लौटूं। ये उपन्यास 1936 का है और वो सेवा सदन 1916 या 1918 का है। तो 18 बरस की जो यात्रा है, उसके बाद यहाँ आदमी पहुँचता है। शुरू में हम भाषा का बड़ा, मैं एमए प्रथम वर्ष में था, आप में से बहुत सारे बच्चे एमए प्रथम वर्ष के हैं, और बीए तृतीय वर्ष में मेरे पास हिंदी ऑनर्स थी। तो एक शब्द मुझे मिला, परिलक्षित। मैं उससे इतना प्रभावित था कि हर तीसरी चौथा वाक्य था उसमें जो पेपर में, मैं परिलक्षित शब्द का प्रयोग करता था। आकर्षण होता है भाषाई आकर्षण भी हमें बनाता है, लेखक बनाता है, समाज हमें लेखक बनाता है, प्रेम हमें लेखक बनाता है। अगर आपने प्रेम किया हो, किया जाना चाहिए, ये उम्र प्रेम करने की भी है, तो आपकी कलम ऐसे चलेगी स्मूथ जैसे नदी चलती है, और फिर नदी अपने रास्ते बनाएगी, नए सारे बनाएगी। मैंने सुबह विकास सल्याण से, इन्होंने पूछा चल पड़े हो, मैंने एक पंक्ति उसको सुनाई। डॉक्टर बलदेव वंशी कवि है, समर्थ, उनकी पंक्ति आपके सामने कह रहा हूँ। फिर मैं आपको एक लघुकथा सुनाऊंगा बड़े लेखक की। वो पंक्ति थी कि नदी भी अपने लिए दो किनारे बनाती है, नदी भी अपने लिए दो किनारे बनाती है, तभी बह पाती है। तो चुनना तो आपको है, आप क्या पढ़ना चाहते हैं। आप कोई विधा पढ़ना चाहते हैं विशेष, कविता या गद्य में क्या पढ़ना चाहते हैं और क्या आपके लक्ष्य हैं, ये आपको तय करना होगा। साहित्य की कोई कमी नहीं, सब कुछ उपलब्ध है, आप अच्छी तरह जानते हैं सब। हिंदी समय गूगल पे जाइए, सब कुछ मिलता है। कविता कोश में जाइए, सब कुछ मिलता है। गद्य कोश में जाइए, लघु कथाएं तक मिलती हैं सभी तरह की। अब मैं आपको सुना एक बात, बर्तोल्ट ब्रेख्त का नाम आपने सुना होगा, बड़े रचनाकार हैं। उनकी एक लघु कथा आप शॉर्ट में बताकर फिर मैं कहना चाहता हूं कि आपको मैं खास बात एक बताना चाहता हूं, रूप और वस्तु। बड़ी रोचक रचना है, रूप और वस्तु। अभी है 10-15 मिनट हैं और वस्तु क्या है। जब हमने कुछ, हम समाज को देखा, हम कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ गुनना शुरू कर दिया, कुछ बुनना शुरू कर दिया, हमने मन में सबसे पहले देखा
फिर उसके साथ हमने पात्रों को जोड़ा, घटनाओं को, प्रसंगों को जोड़ा, वो एक वस्तु का निर्माण हो रहा है, ऐसे बुनी जा रही है। उसका जो बाहरी रूप है वो बाद में बनता है, वो अपने आप बनता है, लेकिन बनता वस्तु से शुरुआत होती है, रूप से शुरुआत नहीं होती। लौकथा ये है कि एक माली को उसके मालिक ने कहा कि ये जो जयपत्र की झाड़ी है इसको थोड़ा संवार दो। तो झाड़ी बहुत बड़ी हुई थी, आप ये मानो कि रचना एक लिखी गई और वो बहुत फैली हुई रचना है, उसको काट छांट करना है। रचना, देखो रचना के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा तो यह कि पहले आपने जितना सोचा हुआ है, जो आपका अनुभव है, जो आपने पढ़ा हुआ है, जो आपकी कल्पनाएं हैं, जो आपके दिमाग में चलती हैं चीज़ें, एक तो वो है। फिर जब आप उनको बुनते गुनते हो, वो दूसरा वो है। और तीसरा है जो आपने लिख दिया उसको फिर से देखकर काट छांट करना, वो तीसरा है। उसके लिए थोड़ा सा बीच में समय चाहिए, छोड़ दीजिए उसको, 10-15 दिन आराम करने दीजिए, उसके बाद आपका मोह भी उससे छूट जाए, तब आप लिख पाएंगे। तो क्या था, वो उनको कहा जी जयपत्र की झाड़ी है, इसको थोड़ा सा आप संवार दो। माली ने काटना शुरू किया, इधर से काटा तो ज़्यादा कट गई, भाई उधर से भी बराबर करनी है, उधर से काटा उधर से ज़्यादा कट गई। फिर देखा कि इधर से कट गई तो ऊपर बढ़िया, फिर उसको काटा, काटते छांटते करते करते फिर जब वो छोटी सी रह गई, उसको लगा अब ये बड़ी सुंदर हो गई। मालिक को कहा ये देखो जी, ये मैंने बना दी। मालिक ने देखा और कहता ये बनाई तो आपने सुंदर, मगर वो जयपत्र की झाड़ी कहाँ गई? उसमें जो शाखाएं थी, उसमें जो पत्ते थे, पल्लव या बड़े पत्ते थे या कोमल शाखाएं थी, सारी तो कट गई, मोटी मोटी 4 डंडियां रह गई। उनका क्या करें? वो पत्ते जिनमें कोमलता थी, यानी रचना, जिनमें संवेदनात्मक पल हैं, संवेदनात्मक क्षण हैं, और वो पत्ते जिनसे पानी बाहर उसका हवा के साथ बाष्पीकरण होता है, और या वो रचना जहाँ से संवेदना पाठक तक पहुँचती है, वो अगर गायब ही हो गई तो फिर वो मोटी मोटी डंडियाँ जो हैं जयपत्र की झाड़ी या बड़ा कसा हुआ शिल्प क्या करेगा? हम जब पाठक तक अपनी बात पहुंचानी है तो यथासंभव ऐसी भाषा में पहुंचाएं, पाठक को हमेशा ध्यान में रखें कि वो क्या चाहता है। मैं आपके सामने बात कर रहा हूं, मैं बड़ी विद्वत्तापूर्ण शब्दावली 1.5 2 किलोग्राम के शब्द यहाँ पढ़े भी हैं और बोल सकता हूँ, तो यहाँ से मैं बोल कर चला तो जाऊँगा, लेकिन आपकी निगाह में तब मैं आतंकवादी कहलाऊंगा। आतंक फैलाकर चले गए, सिर के ऊपर से बात गई और खिड़की से बाहर निकल गई, उसका कोई लाभ नहीं। अब एक आपको और 2 बातें मैं और आपको, डॉक्टर देवास साहब का मैंने जिक्र किया, उनके जिक्र के बिना बात अधूरी रहेगी। कुरुक्षेत्र में वो अखिल भारतीय जनवादी लेखक संघ के महासचिव रहे और साहित्य और विचारधारा उनका बहुत अच्छा आलोचनात्मक ग्रंथ है। यहाँ हर महीने एक कहानीकार रहे तारा पांचाल, जिसको हरियाणा के प्रेमचंद हम के नाम से हम जानते हैं, उनके घर में हर महीने गोष्ठी होती थी। मैं करनाल से आया करता था, डॉक्टर ओम प्रकाश बैठे हैं, ये गवाह हैं सारी गोष्ठियों के ही। तो ग्रेवाल साहब की टिप्पणी जो होती थी उनको सुनने के लिए हम बैठते थे कि रचनाओं पर वो बोलते क्या है। अंत में हम उनको सुनते थे। तो 84-85 से लेकर 90 तक मैं 83 लगभग 4-5 साल में लगातार आता रहा करनाल से। तो एक बार कविताएं सुनाई, 4-5 कविताएं, जैसे जोश होता है, जोशो खरोश में, उमंग में। जोश तो खैर अब भी कम नहीं है, लेकिन थोड़ा आराम से बोलता हूँ मैं, लेकिन तब बहुत ज़्यादा जोश था मुझे। 4-5 सुना दी दनादन। और जब ग्रेवाल साहब ने उस पर टिप्पणी की तो मेरी सारी कविताएं खारिज कर दी। मुझे निराशा हुई। पहली बात तो निराशा होनी थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इतना बड़ा आलोचक कह रहा है तो कोई बात है। उन्होंने तर्क भी दिए। फिर एक दूसरा दौर चला, कहते हैं अब कोई और कविता सुनाइए। मैंने कहा पहले कविता का हश्र हो लिया, अब और क्या सुनाएं। डरते डरते पहाड़ पर 2 कविताएं सुनाई। ग्रेवाल साहब को वो पसंद आई। उन्होंने उनके कारण बताए पसंद के, कि इसमें एक बिंब भी है, इसमें एक प्रतीक भी है, ये सहज रूप से पहुंचती है, बहुत सारी बातें उन्होंने कही। वहां से समझ आई कि कविता ऐसे लिखी जाती है।
लिखे हुए को सुनाना बहुत जरूरी है। और किसी से भी सुन लीजिए आप, जब आपकी आलोचना रचना, आपकी आलोचना नहीं हो रही, रचना की हो रही है। देखिए, जब हमने आज वक्तव्य बात शुरू की तो हमने पहले शुरू में कहा कि लेखक सामाजिक प्राणी है। जब तक लिख रहा है वो उसकी अपनी है, लेकिन लिखने के बाद जब छप गई तो सामाजिक संपत्ति हो गई। वो समाज का हर व्यक्ति उस पर कुछ भी कह सकता है और हमें उसको सुनना चाहिए। वो ठीक लगे ना लगे, ठीक हो ना हो, वो बात की बात है। आपको उस पर पुनर्विचार करना है। मैं आपको याद कराता हूँ, अभी डॉक्टर कुलदीप सिंह यहाँ अमृतसर में हम पहुँचे थे और इन्होंने देखा भी होगा, वहाँ एक मिन्नी नाम की संस्था है, मिन्नी कहानी पत्रिका चलती है, लघु कथा पंजाबी में जो है उस पर। तो वो अक्टूबर में एक, बस 5-7 मिनट और सुन लोगे ना, 5-7 मिनट और। तो वो क्या करते हैं कि रचनाकार अपनी एक रचना पढ़ेगा और उसके बाद जिन्होंने टिप्पणी करनी है, पहले तो ऐसे बैठते थे दायरे में, माइक होता था और जो मर्जी जो बात कहनी है कहते जाओ, लेकिन रचनाकार नहीं बोलेगा। बड़ी अच्छी ट्रेनिंग थी अपने आप में। अब उन्होंने थोड़ा सा बदला है कि उस पर 2 लोग अपनी टिप्पणी करते हैं, लेकिन रचनाकार बोलता नहीं है। रचनाकार को रचना में बोलना है, टिप्पणी पर थोड़ा बोलना है, तो फिर वो बाद में विचार करे उस पर। अब आप देखिए, ये मैंने उदाहरण दिया, एक और उदाहरण देता हूं। मेरे विद्यार्थियों ने मुझे सुधारा और मैं ये बात गर्व से कह रहा हूं। एक मन में जैसे स्त्री संबंधी रचनाएं यहां पढ़ी गई, तो मेरा तो ये मानना है कि अगर कोई भी लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र की सफलता इसमें है, उसकी कसौटी ये है कि वहाँ का जो वंचित तबका है, जो निम्न वर्ग है, और जो स्त्री समाज है, और जो अल्पसंख्यक है, वो किस स्थिति में है। अगर वो बेहतर स्थिति में है तो वहाँ एक अच्छा लोकतंत्र चल रहा है, वो एक अच्छा बेहतर समाज है, अनुकरणीय समाज है। और अगर नहीं है तो फिर नहीं है। तो मन में था भाई, एक जो स्त्री है, चाहे वो निम्न वर्ग की हो, निम्न मध्य वर्ग की हो, 5 मिनट बस और कि मैं कागज पर तो एक बार देखा नहीं हुई, लिख के ले आया था पर्ची बना के। निम्न वर्ग जो है, निम्न वर्ग और निम्न मध्य वर्ग की स्त्री सारा दिन, स्त्री समाज के लिए ये रचना थी, सारा दिन वो चक्की में पिसती रहती है, उसका काम खत्म नहीं होता। पुरुष का पता नहीं कब खत्म हो जाता है, कब वो अखबार भी पढ़ता है, वो टीवी भी बैठेगा और पता नहीं क्या क्या गपशप करता रहेगा, ताश भी खेलेगा हमारे हरियाणे में, लेकिन स्त्रियों के काम नहीं खत्म होते। तो इस पर मेरे मन में बड़ा था कि एक लिखे कि उसका काम निरंतर चल रहा है, लेकिन उस निरंतरता को कैसे दिखाया जाए। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि कई बार कोई एक प्लॉट कह लो आप, विषय आपके मन में महीनों तक रह सकता है, बरसों तक भी रह सकता है, या कोई एक बात जब आप लिखना चाहते हैं तो हो सकता है 10 बरस पहले वाली चीज उसमें जुड़ जाए, वो सारे के सारे अनुभव कहाँ काम आ जाए, जुड़ जाए, कोई पता नहीं होता। अब वो कैसे लिखें भाई, बड़ी महीनों हो गए, 1 बरस से ज़्यादा हो गया, वो प्लॉट पढ़ा रहा। फिर बाबा नागार्जुन की एक कविता पढ़ने में आई, आपने भी पढ़ी होगी, अकाल और उसके बाद, पढ़ी हुई है ना। तो वो थी, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, ये सारी थी। तो पहले अकाल की 4 पंक्तियां, फिर उसके बाद की 4 पंक्तियां, और ये बिहार का निरंतर सच है। अकाल आता है, फिर उसमें सब कुछ होता है, फिर अकाल आता है, फिर समृद्धि आती है। उस पूरी की पूरी रचना में कोई पूर्ण विराम नहीं, कोई अर्धविराम नहीं। मैं कहा ये बड़ी अच्छी बात है। अभी स्त्री के जीवन में भी पूर्ण विराम कहाँ है, और स्त्री के जीवन में भी अर्धविराम कहाँ है, या अल्प विराम कहाँ है। तो मैंने फिर वहां से प्रेरित होकर फिर मैंने ये रचना लिखी, स्त्री कुछ नहीं करती, जिसमें 24-25 सिर्फ क्रियाएं ही क्रियाएं हैं। अब ये समय का सूचक मेरे पास आके खड़े हुए हैं, मुझे नहीं पता समय मैं यहाँ रखना चाहता था, बस सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ। एक बात और, एक अंग्रेजी के लेखक रहे वाल्ट विटमैन, उन्होंने लीव्स ऑफ ग्रास, उनका एक कविता संग्रह है, जीवन में उन्होंने 9 बार उसको संशोधित किया। जब भी नया संस्करण आया, पुरानी कविताएं भी जोड़ते गए और नया संशोधित करते। किसी ने कहा भैया ये क्या हर बार आप संशोधित कर देते हो, बदल देते हो? कहते क्यों, समय नहीं बदला, मैं नहीं बदला, तो मेरा शिल्प भी बदलेगा, मेरी सोच बदलेगी। तो 9 बार
और आखिरी बार जो एडिशन था उसको डेथ एडिशन कहा जाता है। तो रचनाकार बनते बनते बनता है, पढ़ते पढ़ते बनता है, सोचते सोचते बनता है, महसूस करते करते बनता है, जीवन को अनुभव करते करते बनता है। आप ज़रूर बने, आप खूब पढ़ें, सिर्फ हिंदी ना पढ़ें, दूसरा साहित्य भी पढ़ें, अनुवाद के माध्यम से पढ़ें और उनकी चर्चा करें। और जहाँ भी आपको समीक्षक मिले उनको पकड़ लीजिए और उनको बैठकर रचनाएं सुनाइए, उनसे चर्चा कीजिए। आप समृद्ध बनेंगे और आप समृद्ध बने, इनके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे डॉक्टर सुभाष जी ने यहाँ आकर आपसे बातचीत करने का अवसर दिया, मैं उनका हृदय से विशेष आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।